अभी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इंटर्नशिप tips specially, so every nutrition student can relate this and follow. Hello, my name is Shabdali and I am currently doing MSc in Clinical and Nutrition Dietetics. So let's start the video. I have taken some notes that would helpful for you guys getting for my own experience, and also uh, some things are taught by our teachers before we are going for the internship. So let's start. First, take a small diary like this, and it is for 25 rupees. You can take up to 50 rupees depending on your duration of internship. Mine is 1 month only, so this is enough for me. And also, टेकिंग डाउन ऑफ डेली नोट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप हर रोज़ जो आपको नई केस स्टडी मिलेगी, नए पेशेंट के प्रॉब्लम सुनने पड़ेंगे, स्पेशली फॉर द डाइट इशू. आप जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हो उधर अगर फूड मैनेजमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है, आपको और नई चीज़ें पता चलेगी, जैसे पैलेटेबिलिटी, टेस्ट. पेशेंट के अलग अलग होती है और उनके प्रेफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा अलग वियर्ड भी हो सकते हैं. सो वो आपको मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे. जैसे कभी कभी उनको टेस्ट ही नहीं लगता सॉल्ट का, लेकिन अगर किडनी का पेशेंट हो तो हमें वो कम करके देना पड़ता है, तो हम उनको पूछ सकते हैं और भी नई चीज़ें जो आपकी मैम बताएगी वो आप नोट डाउन करके लिख सकते हो. लाइक यू हैव टू ऐड सम लेमन और एनीथिंग, एनी तड़का, सो दैट दीज टेस्ट विल बी इनहांस. एंड सॉल्ट को टेस्ट याद नहीं आएगी. सो ऐसे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लिख सकते हो जो आपकी प्रैक्टिस में काम आएंगे आगे जाके. देन दिस टिप इज़ फॉर माई ओन थिंग. लाइक यू हैव टू कैरी एक एटलीस्ट स्मॉल बॉटल जो आपकी वाइट कोट के अंदर इजीली छुप जाती है, और उसमें आप पानी भर के ले जा सकते हो. और आईपीडी में वगैरह पानी रहता ही है कि आप जार से लेके या फिर फिल्टर से लेके भर के रख सकते हो ऐसे. तो एक स्मॉल बॉटल, क्योंकि अभी समर का भी वेदर है, ये अच्छा नहीं लगता कि हम हर तरफ वो बड़ी बॉटल कैरी करके रख रहे हैं. सो छोटी बॉटल जो आपके वाइट कोट के पॉकेट में आ जाएगी वो आपको इजीली हैंडल होगी. और अगर आपको प्लास्टिक अवॉइड करना है तो कांच की बॉटल भी आती है छोटी सी, वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो फिर ऐसा हो जाता है कि वो आपको संभालनी भी बहुत पड़ेगी. सो सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी अगर आपको इंटर्नशिप जाने के लिए एक 8-10 दिन का गैप है तो आप पहले सब एक नोटबुक में सब फूड सोर्सेस लिख के रखोगे, जैसे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के. क्योंकि जो उधर मैम और कोई भी होगा सीनियर आपका या फिर जो हेड होंगे वो आपको क्वेश्चन कर सकते कि बताओ प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन के सोर्सेस क्या है, या फिर विटामिन के सोर्सेस क्या है. ये बहुत वियर्ड चीज़ें भी आपको पूछ सकते. तो अगर आपके पास वो लर्न करके रहेगा तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो. इससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी खिल के आएगी. हाँ बाबा, ये स्टूडेंट अच्छा है, ये ऑब्जर्वरशिप या फिर इंटर्नशिप अच्छे से कर रहा है ऐसे. सो फर्स्ट थिंग कि आपको फूड सोर्सेस लर्न करने पड़ेंगे. एंड अगर आप एक छोटे नोटबुक पे वो भी लिख रहोगे, जैसे ऐसी कुछ नोटबुक होगी, और अगर उसमें आप लिख के रखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिख के रखी जो मैंने भी इंटर्नशिप पे पढ़ी थी, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी. अगर आपको उसकी लिस्ट चाहिए तो कमेंट भी कर देना, मैं डाल दूँगी पिन सेक्शन में. एंड वो आपको लर्न करनी पड़ेगी. विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रो और माइक्रो. मैक्रो में आपको बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, एक्जैक्टली डेफिनेशन क्या है उसकी, और किस में बहुत ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, ये सब. और देन ये कार्ब्स का हो गया. और डाइटरी फाइबर्स, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कॉन्स्टिपेशन या फिर अलग अलग गट हेल्थ इशू के प्रॉब्लम होते हैं तो वो क्वेश्चन भी आपको इजीली आस्क कर सकते हैं. देन प्रोटीन में आपको इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल याद करके रखो. अगर नहीं होता तो फिर ट्रिक करके याद रखो, और उससे भी नहीं होता तो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास
वेज प्रोटीन सोर्सेस, नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेस, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स, ये सब लिस्ट डाउन करके रखो. एंड हाँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स फॉर स्पेशली लाइक किडनी, लीवर, ऐसे अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग ब्रांड के प्रोटीन सोर्सेस आते हैं. वो आपको याद करके लिखने हैं, लाइक फॉर स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से लिखने हैं. जैसे पर 100 ग्राम के हिसाब से एक स्कूप में कितने ग्राम आता है, और फिर एक स्कूप में कितने ग्राम प्रोटीन आता है, कितने कार्ब्स आते हैं, कितने फैट आता है, लाइक कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है. समटाइम्स देर इज अ BCAA ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स, वो कौन से, ये सब भी आप नोट डाउन करके रख सकते हो. ये तो आपकी कॉलेज में सिखाया होगा शायद, और अगर नहीं सिखाया तो एटलीस्ट 5 ब्रांड के जो हॉस्पिटल में दिख रहे हैं वो भी आप नोट डाउन करके रख सकते हो, जो आपके आगे जाके प्रैक्टिस में काम आएंगे कि ये भी दे सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट RT लाइक रायल्स ट्यूब के लिए प्रोटीन कौन से सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, लाइक मील रिप्लेसर या फिर सप्लीमेंट, वो भी आप नोट डाउन करके लिख सकते हो. सो ये सब के थोड़ा नॉलेज होगा तो आगे जाके आप इंटर्नशिप के दौरान और भी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो. और फिर आपको लिंक भी लगेगी, हाँ बाबा इसकी जगह ये भी हो सकता है, इसकी जगह ये भी चल सकता है, ऐसे. एंड देन हाँ, omega-3 फैटी एसिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड देर इज MCT, वो भी आपको याद रखना है कौन से सोर्सेस होते हैं, लाइक कोकोनट ऑयल और फिर नट्स और सीड्स के, वो सब भी आपको नोट डाउन करके रखना है. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल अलग अलग करके, और उसके एटलीस्ट टॉप 10 फूड सोर्सेज जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के, या फिर एनीथिंग जो आ रहा है. और ये सब ChatGPT से मत निकालना और गूगल से भी मत निकालना, जो हमारी RDA की स्टैंडर्ड बुक है उससे निकालना, IFCT से. अगर वो भी आपको चाहिए तो पिन कर देना, कमेंट कर देना, और वो भी मैं पिन सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है. एंड देन हाँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम एंड जिंक, मैग्नीशियम, ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, वो भी आपके नोट डाउन करके होने चाहिए. और उसमें ना लाइक डेली इनटेक फॉर स्पेशली एज, लाइक जो RDA में होता है फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स, फॉर चिल्ड्रंस, ऐसे भी आप थोड़ा याद करके रखो, क्योंकि कैल्शियम और आयरन का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रेगनेंसी के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, एंड नॉर्मल एडल्ट की लेवल क्या है, कोई भी आपको पूछ सकता है. एंड विटामिन D ऑल्सो, सो वो आपको याद करके रखना है. देन ये तो हो गए विटामिन में. देन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज डोंट टॉक कैजुअली. और अगर आपको पूछा नहीं है तो मत बोलो, क्योंकि इंटर्नशिप इज़ लाइक यू हैव टू जस्ट लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड वेल. इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको कितना आता है और आपको कितना दिखाना चाहिए. ये गलतियाँ मुझसे बहुत हुई है, और सीनियर्स को अच्छा नहीं लगता जब आप आगे बोलते हो. आपके पास बहुत नॉलेज होता है, और लेकिन वो आप हर समय हर किसी को नहीं बता सकते, खास करके इन फ्रंट ऑफ योर मैडम्स एंड सीनियर्स. वो हर्ट कर सकता है उनको. सो ट्राई टू डोंट टॉक जस्ट लाइक दैट. हाँ, अगर आपको पूछा है तो आप इतना अच्छे से आंसर करो ना कि आगे वाले को समझना चाहिए कि हाँ बाबा आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन बिन बताए मत पूछो. और कितना भी अगर आपको लगे हाँ बाबा इस पेशेंट को रियली नीड है, फिर भी आप एक बार मैम से कनेक्ट करो कि मैम मुझे ये लगता है, क्या मैं ये बता सकती हूँ. और फिर उसके बाद आप जाके उस पेशेंट से बात करो और आपका पॉइंट ऑफ व्यू दो. अनटिल एंड अनलेस मत दो, मत ही दो, कुछ भी हो जाए. देन fourth is like learn new diseases. There are so many diseases in the hospital जो आपको पता भी नहीं होता कि ये भी डिसीज़ है, लाइक ये भी हो सकता है. और कुछ बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट सिम्टम्स दिखा रहे हैं लेकिन उसका कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं आता. सो वो जो डिसीजेस है वो आपको नोट डाउन करके स्पेसिफिकली रखने फॉर योर फ्यूचर प्रैक्टिसेस, कि अगर कुछ अलग चीज़ें उनके साथ हो रही है तो उसका क्या अफेक्ट है डाइट पे वगैरह. सो यू कैन कंट्रोल दैट काइंड ऑफ डिसीजेस.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कोई भी केस स्टडी पढ़ो तो उसका पीएस स्टेटमेंट आंसर करना बहुत ज़रूरी है। पीएस यानी प्रॉब्लम, एटियोलॉजी एंड सिम्टम्स। प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम से टैकल कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है, एंड देन उसको कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो सब भी आपको एनालाइज करना है उधर ही। और वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप जब करोगे ना तो आपका आदत पड़ जाएगी। देन एटलीस्ट अनदर पॉइंट कि एटलीस्ट आपको 5 डिसीजेस डेली केस स्टडी पढ़नी है मतलब आप नोट डाउन करके रखो कि शायद आईबीएस का पेशेंट है या आईबीडी का है तो उनके क्या प्रॉब्लम्स है। एबीसीडी के हिसाब से आप सब नोट डाउन करोगे कि उनका वेट क्या है, हाइट क्या है, देन उनको उनके बायोकेमिकल पैरामीटर कुछ अब नॉर्मल है तो वो सब नोट डाउन करके रखोगे। फिर क्लिनिकल सिम्टम्स नोट डाउन करके रखोगे और उस हिसाब से डाइट प्लानिंग भी। और फिर घर आके आप एटलीस्ट 2 केस स्टडी ऐसे चूज करो कि आपको वो डाइट प्लानिंग पूरा लिखना है। पूरा यानी मेनू प्लानिंग, फूड एक्सचेंज लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड डाइटरी गाइडलाइन। ये 4 चीज़ें आपके एटलीस्ट 2 डिसीजेस के लिखनी है। और ऐसा नहीं है कि हाँ फीवर दिखा तो फीवर का लिख दिया, ऐसे नहीं। आपको जो नहीं आता है वो डाइट प्लानिंग आपको घर आके करनी है। आई थिंक सबको इंटर्नशिप के दौरान 2-3 घंटे तो मिल ही जाते, और इस दौरान क्या होगा कि हमको भी आदत पड़ जाएगी कि कम आवर्स में डाइट प्लानिंग करने की। और वो अगर आपको लगता है कि ये चेक करना ज़रूरी है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये गलत है या फिर सही है, तो आप क्या करें, वो जो प्लानिंग है ना वो आपकी इंटर्नशिप की जो मैम रहेगी, लाइक स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए स्पेसिफिक जो डाइटिशियन रहते हैं उनको आप दिखा सकते कि मैम ये गलत है या फिर सही है। लाइक पीडियाट्रिक डाइट चार्ट को कितना भी आप कॉलेज में पढ़ो, लिखो, प्रैक्टिस करो, लेकिन आप जब पीडियाट्रिक वार्ड में जाओगे ना तो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे कि आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ये इसका डाइट है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आप वो स्पेसिफिक डाइट चार्ट को प्लान करें और आपकी मैम को दिखाएं। सेम एज क्रिटिकल केयर, उसमें भी ऐसा होता है। सो डाइट प्लानिंग करके मैम को दिखाना इज मस्ट। आई नो कि हर रोज़ 2-2 केस स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप माइंड में 2 रखोगे ना तो कब जाके 1-2 ऐसे करके एटलीस्ट मंथ में हो जाएगी। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो वो लोग भी जो असाइनमेंट देंगे ना उनको भी पता चलेगा कि हाँ बाबा इसको आता है, ये सीखने के लिए तैयार है, तो उसका भी बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। और समटाइम्स ऐसे होता है कि वो डाइटिशियन को भी टाइम नहीं मिलता कि वो आपको हर रोज़ चेक करे। सो हर टाइम तकलीफ नहीं देने का, लेकिन आप नोट डाउन करके अपने लिए लिख सकते। गलत हुआ तो गलत हुआ, ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी जब जब आप मैम के साथ ऑब्जर्व कर रहे होगे ना पेशेंट को, तो आपको समझेगा अरे ये मिलेट नहीं देना चाहिए था, ये घी ज़्यादा दिया, ये इतना दिया, वो इतना दिया। तो हम लोगों को अपने मेनू प्लानिंग के हिसाब से समझ जाता है कि हाँ हमने वो गलत किया या अच्छा किया है ऐसे। सो 5 डिसीजेस डेली देखने हैं और उसमें से 2 चूज़ करने हैं। और आपके कॉलेज में भी रहेगा शायद कि आपको हर रोज़ ये करना है, वो करना है, तो वो सब भी आप करना और उसके साथ ये करना। आई नो इंटर्नशिप बहुत हार्ड होती है, लाइक आपको सवय नहीं होती, आपको हैबिट नहीं रहती उस चीज़ की, और फिर आपको बर्डन आ जाता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आवर्स रहते हैं, उसमें से भी इंटर्न को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं लोग। मतलब रहता है कि जूनियर्स को जूनियर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसीलिए हमारी लाइक हैबिट बन जाती है कि आपको करना है, आपको करना ही पड़ेगा प्रेजेंटी के लिए या फिर इंटर्नशिप के अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। सो ये माइंड सेट हो जाता है, इसलिए इंटर्नशिप बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत हार्ड वर्क से करो। आई एम नॉट सेइंग कि स्मार्ट वर्क करो, एब्सोल्युटली स्मार्ट वर्क के बाजू में रखो और ये करो। असाइनमेंट वगैरह आप ChatGPT से ऐसे वैसे निकाल के फिर रिव्यू खुद से करके दे सकते हो, वो चलेगा, लेकिन जो डाइट प्लानिंग रहती है ना वो खुद माइंड सेट लगा के करो, तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा आपके आगे की स्टडीज़ में और आपकी क्लाइंट हैंडलिंग के थिंग। जैसे अगर आप 1 घंटे में डाइट प्लान बना के रेडी रख सकते हो, तो आपको कोई भी क्लाइंट बाहर से भी कोई फ्रीलांसिंग की केस आई तो आप इजीली कर सकते हो सॉल्व।
मतलब आपके पास रीज़न नहीं होगा ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, 1 घंटा तो इजीली निकल के आप कर सकते हो, इसलिए प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन it is very 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 important to learn enteral nutrition and parenteral nutrition. आई नो कि आपने थेरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पढ़ी होगी, न्यूट्रिशन की क्रिटिकल केयर पढ़ा होगा, फिर भी आपको एंट्रल न्यूट्रिशन एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है. और जब आप जब आप प्रैक्टिकल में देख रहे होगे कि पेशेंट के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, हर पेशेंट की कैलकुलेशन एनर्जी की कैसे निकालते हैं, वो सब कौन से रेफरेंस बुक आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो सब जब आप सीखोगे ना तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी रहेगा. आई नो कि अभी इंडिया में इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि न्यूट्रिशनिस्ट को या फिर डाइटिशियन को हम ENPN के लिए अलाउ करते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल डॉक्टर ही सब हैंडल करते हैं, लेकिन एज अ डाइटिशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज थिंग्स. एंड वो आगे जाके आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इन्हांस करेगा. जैसे एंट्रल न्यूट्रिशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से ब्रांड है, कौन सी थिंग्स है, कैसे देना चाहिए, कैसे उसका ऑस्मोमोलैरिटी मेंटेन करना चाहिए, वो सब डिब्बे पे रहता है. लेकिन आप जब खुद से सामने से देखते हो ना तो आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है. एंड देन पेरेंटल न्यूट्रिशन, आई गेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेनी अर टाइम डाइटिशियन को भी अलाउड नहीं रहता कि देखने के लिए, लेकिन फिर भी आप अगर किसी क्रिटिकल वार्ड में जा रहे हो जैसे ICU या फिर CCU, तो उधर जाके दूर से ही सही मगर देखो क्या है, कैसे कंपोजिशन है, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो भी दे रहे हैं वो भी ध्यान से रखो. ब्रांड्स कौन से, जैसे अभी विटामिन D3 की टैबलेट दे रहे हैं तो कौन से फॉर्म में दे रहे हैं, या फिर जो प्रोटीन पाउडर है उसमें विटामिन A, C, D ये क्या क्या है, कितना कितना है, ये सब आप ब्रांड के हिसाब से भी ध्यान में रखना. जैसे वो आपको आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर योर लाइक प्रैक्टिस. एंड ऑल्सो अभी इंडिया में बहुत कम ब्रांड्स लाइक अच्छे ब्रांड्स है, सो आपको वो भी पता चलेगा, वो आपकी टिप ऑफ द फिंगर पे रहेगी कौन से आपको करना है. सो एंट्रल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लाइक आपने क्रिटिकल केयर में भी सीखा होगा, लाइक सब्जेक्ट में न्यूट्रिशन इन क्रिटिकल केयर में भी, कि आपको वो सीखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इमरजेंसी में वही लास्ट ऑप्शन होता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम ना जब वो एंट्रल न्यूट्रिशन का और पेरेंटल न्यूट्रिशन का पीरियड ख़त्म हो जाता है ना, तो रियल कॉम्प्लिकेशन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ डाइटिशियन आ जाते हैं. जैसे उनकी गट हेल्थ को बैलेंस में रखना, इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फूड, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप वो करोगे ना तो आप आपके सीनियर्स के साथ डिस्कशन भी कर सकते हो कि मैम ये दिया था तो अभी आपको ये देना है या कुछ और देना है, ऐसे करके. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कुछ डिसीजेस ऐसे हो सकते हैं जिधर हम डाइट काम नहीं कर सकता. लाइक अभी एनी पर्सन इज HIV, आई एम सॉरी बट अभी यही ध्यान में आ रहा है. अगर कुछ HIV का वगैरह पेशेंट है तो उसको हम डाइट मैनेजमेंट पे डाल सकते हैं, या फिर CKD का लास्ट स्टेज का ये उधर भी डाइट मैनेजमेंट. सो इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइट उधर नहीं दिखेगी, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से डाइट में इम्प्रूवमेंट है. लाइक चेंज करते सिक्वेंसली, लाइक 2-3 डेज के बाद, वीकली डेज के बाद, या फिर वो जस्ट मेंटेनेंस पे चल रहा है, ये भी आपको देखना है, नोट डाउन करके रखना है, ये भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है. एंड हाँ, और कुछ नहीं, लाइक RT फीड के डाइट चार्ट मेन लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स और एनी क्लिनिकल डाइटिशियन हु आर देयर. एंड सेकेंड थिंग, उसमें लाइक ऐसे मत करो कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं कैसे पूछूँ, ये मत करो. सब चीज़ें पूछो, वो आपको स्टूपिड समझे तो समझने दो, वो आपको कुछ नहीं आता बोले तो बोलने दो. हम उधर पैसे देके या फिर पैसे लेके सीखने के लिए जा रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर इंटर्नशिप लाइक. सो दिस इज it. And if you have any kind of problem, और हाँ, लास्ट पॉइंट, इंटर्नशिप कैसे ढूंढे.
हाँ, तो मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ। और क्या हुआ, हमारे कॉलेज में ऐसा है कि इंटर्नशिप आप अपने हिसाब से, आपको जो हॉस्पिटल अच्छा लग रहा है उधर जाके इंक्वायरी करके आप आ सकते हो और कर सकते हो ऐसे, मतलब उधर कुछ वैकेंसी हो तो। सो लाइक उधर जाके एचआर से बात नहीं करनी, उधर जाके वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डाइटिशियन का, उन मैम से जाके बात करनी कि उधर कुछ वैकेंसी है क्या, मैं इस कॉलेज से आई हूँ, मेरा नाम ये है एंड आई एम डूइंग दिस इन दिस ईयर असं. आणि तर उसके बाद वो जाके मेरे मराठी से सारा है. सो उधर जाके आप कॉन्फिडेंसली बोलना कि मेरी कॉलेज में इतनी इतनी मंथ की इंटर्नशिप मुझको अलॉट की है, तो उसका क्या प्रोसेस है आप बताइए. अगर वैकेंसी है तो प्लीज़ बताएं. अगर वो होती है तो वो अलाउ करती है, उतना कुछ नहीं होता. और समटाइम्स आपको क्वेश्चनिंग भी हो सकती है कि क्या है, कैसे है, आपको क्या नॉलेज है वैसे. सो उस हिसाब से माइंडफुली प्रिपेयर रखो. और जिन कॉलेजेस में इंटर्नशिप देते हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है. सो that's it for my side. Hope any kind of question is there, ask me, feel free to ask. Bye bye.